ये जगह ठीक रहेगी। हाँ, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी करो। एक छोटी बच्ची के माता पिता गरीबी के कारण उसे मलबे में पड़े एक सीवर के पाइप में लिटाकर चले गए। मासूम सी बच्ची उस वक्त केवल 10 दिन की थी। रात के सन्नाटे में वो भूख के मारे रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी तो उसकी आवाज सुनकर पास ही बनी झोपड़ी से शारदा निकल कर आई। वो उसे देखकर बोली, हाय, कौन मुआ इस मासूम बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? मुए का जरा भी कलेजा नहीं कापा। अगर मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो ये मुए कुत्ते तो इसको नोच कर खा जाते। शारदा ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर घर आ गई। उसने उसका नाम राधा रखा। अब वही उसका माँ की तरह पालन पोषण करने लगी। शारदा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था तो उसे भी सहारा मिल गया। अपनी गरीबी के चलते शारदा उसे पढ़ा लिखा तो नहीं पाई, लेकिन घर के कामकाज और सिलाई कढ़ाई में उसने उसे काफी होशियार कर दिया। राधा दिखने में सुंदर थी, साथ ही वो सर्वगुण संपन्न भी थी। फिर एक रोज जब देखो उस कमबख्त को और कोई काम नहीं है, बस आते जाते तंग करते रहता है। आ गई चीनी लेकर, और तू क्या बड़बड़ा रही है? माँ, उस कमबख्त अमित को समझा लो, जब देखो आते जाते मुझे छेड़ता रहता है। अच्छा, क्या कहता है वो? क्या बोलेगा, हर बार की तरह एक ही रट, तू मेरे घर की बहू बनकर कब आएगी, बता कब आएगी। घर तो ऐसे बोलता है जैसे किसी बड़े बंगले का मालिक है। पहले ही कह देती हूँ माँ, मैं उस झोपड़पट्टी वाली से ब्याह ना करूंगी, बिल्कुल ना करूंगी। तो बेटी, हम गरीबों के लिए कौन सा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा? और तू तो शुक्र मना कि उनको तेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो तुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये बताओ, मेरी जगह अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम उसकी शादी उस अमित से करवा देती? उसकी तीनों बहनें माँ कचरा बिनने का काम करती हैं। हाँ, तो बुराई क्या है उनमें? अच्छे लोग हैं और काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये देख मेहनती हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरते। माँ के आगे राधा कुछ न कह पाई और कुछ महीनों बाद शारदा ने उसकी शादी अमित से करवा दी। उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसका ससुराल था, जहाँ अमित, उसकी माँ, बाबा और 3 बहनें रहती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में इतने सब लोगों को देखकर राधा हैरान रह गई। घबराओ मत राधा, मैंने यहाँ के मुखिया से बात की है। कुछ दिनों में वो हमारे लिए एक दूसरी झोपड़ी बनवा देंगे, तब फिर हम वहीं रहेंगे। तो ब्याह की इतनी भी क्या जल्दी थी? कुछ दिन और रुक जाते तो कम से कम चैन से तो रहते। अब मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था ना, इसीलिए। और ब्याह के बाद कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन बाद, भाभी, खाने में क्या बनाया है? दाल रोटी बनाई है। भाभी, जब से आई हो ना, हमें ये दाल रोटी खिलाती हो। अरे कुछ तो अच्छा बना लेती, अब जो घर में है वही तो बनाऊंगी ना। अच्छा भाभी, ये बताओ, आपने कभी खीर, हलवा ऐसा कुछ खाया है? हाँ, खीर तो माँ ही बना देती थी। जब भी कभी चावल बच जाते तो उसमें थोड़ा दूध डाल देती थी, लेकिन हलवा वो तो नहीं खाया। सुना है उसमें महंगा सामान पड़ता है। और मटर पनीर? हाँ, एक बार मैं ना एक शादी में चुपके से टेंट के नीचे से घुस गई थी, वहाँ मटर पनीर था, वहीं खाया था। बड़ा ही स्वाद था। एक भला आदमी था, उसने भरपेट मटर पनीर और पुड़िया चावल और रायते के साथ खाने को दी थी। बस वो दिन था जब पहली और आखिरी बार खाया था। उसके बाद से उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कभी खाया नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आज खा लेना। वो कैसे? आप माँ को जाकर मनाओ ना कि वो आज मटर पनीर बनाने दे। आपकी बात वो टालेंगी नहीं, हमें तो डांट कर भगा देंगी। मटर पनीर का नाम सुनकर शीतल के मुंह में पानी आ गया। वो आंगन में बैठी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बनाए क्या? हम सबका बड़ा मन है। तू तो मटर पनीर ऐसे बोल रही है जैसे कि तोरी की सब्जी बनानी हो। अरे बहू, मटर पनीर अमीर लोगों का खाना है, वो उन्हीं की थाली में होता है, हम गरीबों की थाली में नहीं। उनकी बात सुनकर राधा चुप हो गई। मटर पनीर का सपना टूट गया। शाम को उसने ये बात अपने पति से कही। कुछ दिन सब्र कर लो राधा, मैं अपने कबाड़ के काम को और बढ़ाने वाला हूँ। काम अच्छा चलने लगा तो तुम रोज मटर पनीर बनाना। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान के बगल में ही उनकी झोपड़ी थी, वो भी उस आग की चपेट में आ गई। 3 जवान बहनें, नई नवेली पत्नी और बूढ़े माँ बाप को जैसे तैसे करके सर ढकने के लिए उन्होंने झोपड़ी तो फिर से बना ली, लेकिन पेट भरने और तन ढकने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे वो कूड़ा बीन कर घर चलाते। एक रोज गांव में स्पीकर पर एक आदमी बोलते हुए जा रहा था कि सरकार गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन मुफ्त में देगी ताकि वो अपना कुछ काम शुरू कर सके। ये सुनकर राधा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अमित, मेरे साथ ग्राम पंचायत चलो, मैं भी सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे जल्द ही सिलाई का काम भी मिल जाएगा। ठीक है राधा, चलो। अब वो दोनों ग्राम पंचायत जाकर मशीन के लिए आवेदन कराए और कुछ ही हफ्तों में उन्हें सिलाई मशीन भी मिल गई। राधा आस पड़ोस से जाकर पुरानी साड़ियाँ मांग कर ले आई और उन पुरानी साड़ियों से अपनी सभी नंदों के लिए उसने सलवार सूट बना डाला।
वाह भाभी, ये सूट तो बड़ा ही अच्छा सिला है। हाँ, क्या शानदार डिजाइन बनाया है भाभी। इतना अच्छा तो अपने गांव का कल्लू बुटीक वाला भी नहीं बनाता। हाँ बहू, बड़े ही अच्छे कपड़े सिल लेती हो तुम। जी शुक्रिया माँ जी। वैसे अब तुम तीनों ना जल्दी से आसपास के गांव में ये खबर फैला दो कि कोई कपड़े कम दाम में सिलवाना चाहे तो मेरे पास से सिलवा ले। अरे बहू, अगर इस बस्ती के गरीबों के पास इतने पैसे होते तो वो अमीर लोगों से कपड़े मांगकर क्यों पहनते। तभी हरिद्वार से लौटते ही आग की खबर मिलते ही शारदा सीधा राधा के घर पहुंची। अपनी माँ को देख राधा रो पड़ी और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। क्यों रोती है पगली, जिसने बिगाड़ी है संवारेगा भी तो वही। कैसा दुख डाला मेरी बच्ची पर। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, नई सिलाई मशीन, ये तूने कब खरीदी? ये तो माँ सरकार की तरफ से मुफ्त में मिली है। अच्छा, तो फिर तो तू इसी को अपनी कमाई का जरिया बना। तुझे पता है अभी भी तेरे मायके के पुराने ग्राहक है ना, वो तेरे इंतजार में बैठे रहते हैं। रोज पूछते हैं वो मुझसे कि राधा कब आएगी, हमें उससे कपड़े सिलवाने हैं। तू बोल तो मैं तेरे ग्राहकों को तेरा घर दिखा देती हूँ, वो अपने आप तुझसे हर बार कपड़े सिलवाने आएंगे। अरे माँ, नेकी और पूछ पूछ। उसके बाद शारदा ने सभी ग्राहकों को राधा का घर दिखा दिया। इसके साथ उसे कोई और भी मिलता तो वो उन ग्राहकों को राधा के पास ले आते। अब सब ग्राहक उसी के पास कपड़े सिलवाने आने लगे। राधा अच्छी कमाई करने लगी, साथ ही उसने सिलाई सेंटर भी खोल लिया। अब अमित की भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। उनकी गरीबी अब दूर होने लगी। फिर एक रोज, भाभी जोरों की भूख लगी है और आज रसोई से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज आपने क्या बनाया है? आज मैंने सबकी पसंद का मटर पनीर बनाया है। वाह भाभी, मटर पनीर। हाँ, और साथ में पूरी हलवा भी बनाया है। सभी पूरी हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राधा, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अब हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ अमित, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। उस दिन के बाद वो दोनों खूब पैसे कमाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद का पक्का बड़ा घर बना लिया, जिसमें राधा अपनी माँ को भी ले आई। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है न क्या हुआ था। हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काय के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी,
मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है, हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा, उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर तुम्हारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूं मैं, मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। रामावतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर। नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग। अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी। और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ, इस बार पक्का।